हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 32 करने जा रहे हैं। पाठ नंबर 3 है चुनावी राजनीति, और इसकी हम ये दूसरी वर्कशीट कर रहे हैं। इससे पहले आपने जो वर्कशीट की थी उसमें आपने जाना था कि चुनाव क्यों होते हैं और उसके पीछे क्या क्या रीज़न्स होते हैं। आज हम चुनाव में पढ़ेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, लेकिन इससे पहले हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो चुनाव होते टाइम या चुनाव के लिए ज़रूरी होते हैं समझना, कि इनमें क्या कौन कौन से जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़ होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला की पॉइंट है वो है आम चुनाव और दूसरा है उपचुनाव। बेटा, आम चुनाव वो होते हैं जब किसी भी लोकसभा या राज्य, आपने को पता है कि लोकसभा या राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 5 साल ख़त्म होने से पहले ही लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। भंग होने का मतलब है कि ख़त्म हो जाती है। वहाँ के जो संसद या विधायक होते हैं वो आपसी सहमति से ही उसको ख़त्म कर देते हैं, उनके विचार नहीं मिल रहे होते इसलिए। तो उससे क्या होता है, फिर से चुनाव का एक दिन चुनते हैं लोग, और उस दिन छोटे छोटे अंतराल पे कुछ अलग अलग चुनाव किए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं आम चुनाव। वैसे ही उपचुनाव तब होता है जब कोई प्रतिनिधि या कोई सदस्य या फिर कोई नेता की मृत्यु हो जाती है या वो इस्तीफा दे देता है, तो वहाँ पे जो चुनाव होते हैं उसको हम बोलते हैं उपचुनाव। तो आम चुनाव तब होते हैं जब लोकसभा और राज्यसभा भंग हो जाती है 5 साल होने से पहले ही, और उपचुनाव तब होते हैं जब किसी नेता या की मृत्यु हो जाती है या वो इस्तीफा दे देता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं चुनावी क्षेत्र में 2 तरीके के क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है निर्वाचन क्षेत्र, एक होता है आरक्षित क्षेत्र। तो अब हम इसको देख लेते हैं। निर्वाचन क्षेत्र कौन सा होता है? निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक छोटे छोटे भागों में क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसको हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदान अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और वहाँ लोकसभा चुनाव के लिए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं। जो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें जिसको हम चुनते हैं नेता को, उसको तो हम सांसद कहते हैं। पर राज्यसभा में की जो राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उसमें जो नेता होता है उसको हम विधायक कहते हैं। देखो, कंफ्यूज मत हो। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, और एक होता है विधानसभा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा पूरे देश की एक ही होती है। जैसे पूरे भारत की सिर्फ एक ही राज्यसभा और एक ही लोकसभा है, लेकिन जो विधानसभाएं होती हैं वो हर राज्य की अलग अलग होती हैं। इस टाइम पे हमारे पूरे भारत में 24 विधानसभाएं, जो छोटे छोटे राज्य होते हैं उनको, जैसे पंजाब और चंडीगढ़ है, तो इन दोनों को मिला के एक विधानसभा है। इसलिए पूरी 28-29 नहीं है, 24 राज्यसभाएं हैं, और इनके जो नेता होते हैं उसको हम बोलते हैं विधायक। अब आते हैं वार्ड पे। इसमें क्या होता है, जब पंचायत और नगर पालिका का नाम आपने सुना होगा, यहाँ पे जब चुनाव करने के लिए हम क्षेत्रों को बांट देते हैं तो उसको हम बोलते हैं वार्ड। क्या बोलते हैं? वार्ड। इसमें निर्वाचन क्षेत्र को कई बार सीट भी कह देते हैं। इसमें सिर्फ पर किसमें बोलते हैं हम लोग? नगर पालिका और पंचायतों में। इसके बाद आता है आरक्षित चुनाव क्षेत्र। आरक्षित चुनाव क्षेत्र वो होता है जब किसी क्षेत्र को हम बहुत कमज़ोर या पिछड़ा हुआ समझते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ जीतने लायक सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, जिस कारण से एक बड़ी आबादी वाले क्षेत्र में संसद या विधानसभा तक पहुँच नहीं बन पाती। इससे क्या होता है कि संविधान निर्माण जो हमारा वो कमज़ोर वर्गों को एक रिजर्वेशन क्षेत्र प्रदान करता है। इसमें आरक्षित क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति का ही एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है, इसे हम आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। बेटा देखो, जब भी कोई रिजर्व क्षेत्र, जैसे आपने रिजर्वेशन के बारे में तो सुना है, जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को मिलता है, तो ये वही क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जो इंसान खड़ा होता है चुनाव लड़ने के लिए वो SC ST OBC माइनॉरिटी का ही होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिजर्वेशन क्षेत्र, रिजर्वेशन चुनाव क्षेत्र। इसके बाद आता है हमारी वोटर लिस्ट और मतदाता सूची
मतदाता सूची में आप सबको पता है जो 18 साल से ऊपर होता है वो चुनाव में भाग ले सकता है बिना भेदभाव के, और वो वोट दे सकता है। तो वोट डालने के लिए हमें मतदाता सूची में अपना नामांकन करवाना होता है, नाम देना होता है, तभी हमारा वोटर कार्ड बनता है। और वोट देने का समय हमें क्या करना होता है, अपना वोटर कार्ड और अपनी कोई एक और ID कार्ड लेके जाना होता है, जिससे कि हम किसी और का वोट हम ना दे दें या हमारा वोट कोई और ना दे दे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उम्मीदवारों का नामांकन। देखो, देश में जब भी अपने अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करती है कोई भी पार्टी, तो उसका एक चुनाव चिन्ह होता है और समर्थन मिलता है, जिसे हम भाषा में टिकट बोलते हैं। बेटा, जब भी कोई आदमी खड़ा होता है या कोई नेता खड़ा होता है चुनाव लड़ने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं उम्मीदवार। उसके लिए उसको सबसे पहले तो अपना एक चुनाव चिन्ह देना होता है। जैसे बीजेपी का आपने देखा कमल है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, कांग्रेस का हाथ है, तो ऐसे ही उसको भी एक चुनाव देना होता है। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर उम्मीदवार को नामांकन पत्र जो है वो भरना होता है, जिसमें उसको अपनी क्वालिफ़िकेशन देनी होती है। उसको बताना होता है कि उसके ऊपर कोई अपराध है या नहीं है, उसके पास संपत्ति कितनी है, उसने कितनी पढ़ाई की है, इन सब का ब्यौरा देना होता है। तभी जाके वो नामांकन की जो प्रक्रिया है उसमें वो फुलफिल होता है। अब हमारा जो लास्ट है वो है मतदान और मतगणना। देखो, मतदान होता है कि जब हम किसी केंद्र पे जाके या कोई सेंटर जो चुनाव के लिए बना हुआ है वहाँ जाके हम अपना वोट देते हैं अपने मनपसंद उम्मीदवार को, उसको तो हम बोलते हैं मतदान। ठीक है। मतदान होने के बाद क्या होता है कि जो हम किस में देते हैं, हम EVM मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हम अपना मतदान देते हैं। इसके बाद इसको हम सील करके एक अच्छे से स्थान पे रख देते हैं, और फिर एक तारीख तय होती है कि इस दिन हम चुनाव को काउंट करेंगे। ठीक है। तो उस दिन ये सील जो है वो खुलती है, और उसी दिन ये लोग उन वोट्स को गिनते हैं। तो वहाँ पे गिनते टाइम पे सभी दलों के जो एजेंट होते हैं, सभी दलों के एक एक उम्मीदवार वहाँ पे होते हैं। इससे क्या होता है कि इससे पता चलता रहता है उनको भी कि काउंटिंग में कोई मिस्टेक नहीं हुई है, और किसी चुनाव में जिस चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चुनाव जिस उम्मीदवार को मिले होते हैं वही विजयी घोषित होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई हो तो बेटा एक बार और देख लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चलिए हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ लेते हैं। आपके 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है कि आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। जो मैंने अभी आपको बताया कि संपूर्ण देश या राज्य में सभी चुनाव क्षेत्र में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन होने वाले चुनाव को तो हम बोलते हैं आम चुनाव। ठीक है। और वहीं पर अगर किसी सांसद या विधायक की मृत्यु हो जाती है या फिर वो इस्तीफा देने के कारण वह स्थान खाली हो जाता है, तो वहाँ पे जो चुनाव होते हैं उसको हम बोलते हैं उपचुनाव। अब सांसद और विधायक में क्या अंतर है, तो मैंने अभी बताया था आपको कि सांसद देश की संसद के लिए चुने जाने वाले प्रतिनिधियों को सांसद कहते हैं, जो लोकसभा या राज्यसभा के लिए जो चुने जाते हैं। जबकि विधानसभा के लिए, जो राज्यों की विधानसभाएं होते हैं, उसके लिए चुने जाने वाले प्रतिनिधियों को हम विधायक कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था अभी। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है कि मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं। इसमें है कि वोट डालने के लिए योग्य व्यक्ति की सूची को मतदाता सूची कहते हैं। इसमें मतदाता की अन्य सूचनाएं भी होती हैं। मैंने बताया था जो 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं उनको अपना वोटिंग लिस्ट में नाम देना होता है, तभी उनका वोटर कार्ड बनता है। तो इसी जो लिस्ट होती है वोटिंग लिस्ट, उसी को हम मतदाता सूची कहते हैं। आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, या इसका आंसर आप खुद भी लिख सकते हो और आप चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो। इसके अलावा भी कोई पॉइंट आपके दिमाग में तो वो भी लिख सकते हो कि वह ईमानदार होना चाहिए। अब हम किसी को वोट देंगे तो हम तो चाहेंगे ना कि वो ईमानदार हो, उसमें समाज सेवा करने का भाव होना चाहिए, वह मिलनसार स्वभाव का होना चाहिए, वह समझदार होना चाहिए, ताकि लोगों की समस्याओं को ठीक ढंग से हल कर सके। तो ये थी आपकी वर्कशीट। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।